हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 21 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है अगेंस्ट कॉप्स रूल्स। पिछले एपिसोड में तांजीरो रुई का गला काट देता है और दोबारा नेजुको के पास जाने लगता है, पर तभी उसे फिर रुई की स्मेल आती है और तांजीरो को पता चलता है कि रुई मरा नहीं था। रुई तांजीरो को मारने आने लगता है, पर इतने में वहाँ गियू आ जाता है और इस बार वो सच में रुई को खत्म कर ही देता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में रुई का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में एक बार रुई बर्फ में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में ही वो गिर जाता है। उसे खांसी होने लगती है और वो बस जमीन पर लेटा हुआ आसमान देखता रहता है। तभी रुई की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, और रुई को घर ले जाती है। रुई फिर अपनी कहानी बताता है कि बचपन से ही वो बहुत कमजोर था। भागना तो दूर, चलना भी उसके लिए काफी मुश्किल होता था। तभी एक दिन रुई के कमरे में मुजान आ जाता है और उसे ताकतवर करने के लिए उसे डीमन बना देता है। रुई के पेरेंट्स इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए रुई को इंसानों का खून भी पीना पड़ता था। रुई ने उसके घर के लोगों को ही खाना शुरू कर दिया था। इससे उसके मॉम डैड को बहुत बुरा लगता था। रुई ने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक डैड अपने बेटे को नदी में डूबने से बचाने के लिए खुद अपनी बलि दे देते हैं। रुई के हिसाब से यही एक पिता का कर्तव्य था जो उस आदमी ने बखूबी निभाया। ये कहानी रुई को बहुत पसंद आई थी कि फैमिली का प्यार कितना गहरा होता है। तभी से रुई भी वैसी ही फैमिली की चाहत करने लग गया था। मगर एक दिन रुई के मॉम और डैड उसके कमरे में रुई को मारने के लिए आ जाते हैं। उसकी मॉम साइड में बैठी रो रही होती है और उसके डैड उसे चाकू से मारने ही वाले होते हैं, पर तभी रुई की नींद खुल जाती है। रुई खुद को बचाने के लिए अपने ही मॉम डैड को मार देता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये कोई बहरूपिये थे, वरना कोई माँ बाप अपने बच्चों को मारने का सोच भी नहीं सकते। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है जो अपनी आखिरी सांस ले रही है। वो रुई से उसे एक स्वस्थ शरीर ना दे पाने के लिए माफी मांग रही होती है और उनके ये आखिरी शब्द सुनते ही रुई हैरान रह जाता है। उसे फिर याद आता है कि उसे मारने से पहले उसके डैड ने कुछ कहा था और फिर उसे रियलाइज होता है कि रुई को मारने के बाद उसके मॉम डैड खुद की भी जान लेने वाले थे। वो रुई के गुनाहों की सजा भुगतने के लिए खुद को भी मारने जा रहे थे, पर रुई ने उस टाइम बिना सोचे समझे उन पर अटैक कर दिया और उनका सच्चा रिश्ता रुई ने अपने हाथों से तोड़ दिया। पर तभी मुजान वहां आकर रुई को दिलासा देता है और समझाता है कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती थी। तुम भले ही डीमन क्यों ना हो, उन्हें तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। रुई से भी अपनी गलती का बोझ संभाला नहीं जा रहा था, तो वो भी इसी बात को सच मान लेता है। लेकिन अंदर ही अंदर रुई जानता था कि ये उसी की गलती है। वो हर रोज अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की एक नकली फैमिली भी बना ली, मगर उनसे उसे वो प्यार नहीं मिला जो उसके पेरेंट्स उसे करते थे। लेकिन वो उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो उसका ख्याल रखने की किसी को जरूरत नहीं थी। और समय के साथ फिर रुई की असली फैमिली की यादें भी चली गईं। अब प्रेजेंट में गर्दन कट जाने के बाद भी रुई का शरीर तांजीरो और नेजुको के पास जा रहा होता है और वहां तक पहुंचते ही गिर जाता है। तांजीरो और नेजुको का ये पवित्र रिश्ता देखकर रुई को रोना आ जाता है और उसे उसके किए पर पछतावा होने लग जाता है। तांजीरो को भी रुई के पास से आने वाली दर्द भरी स्मेल से रोना आ जाता है, तो वो अपना हाथ रुई की बॉडी पर रख देता है। रुई को भी उसका हाथ महसूस होता है और उसे वो बिल्कुल सूरज की धूप जैसा गर्म लगता है। रुई अब धुआं बनने लगता है और उसे अपनी फैमिली के बारे में सब याद आ जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और सोचता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैं पक्का नर्क में जाऊंगा जहाँ मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे। और रुई की पूरी बॉडी हवा में गायब हो जाती है और उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाती है। तभी रुई को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है और वो आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने उसके मॉम और डैड है। वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और रोने लगता है। उसके डैड की आत्मा उसे बताती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे उन्हें साथ में नर्क क्यों ना जाना पड़े। ये सुनकर रुई का चेहरा वापस नॉर्मल इंसान जैसा बन जाता है। वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और उनके गले लग जाता है। फिर तीनों की आत्मा नर्क चली जाती है। इधर पहाड़ पर अब गियू तांजीरो के पास आता है और रुई के कपड़ों पर खड़ा हो जाता है। वो तांजीरो से कहता है वो एक डीमन था, तो तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। तांजीरो बताता है कि उसे डीमन से कोई लगाव नहीं है
और वो दुनिया के सभी डीमंस को मार सकता है, लेकिन अगर किसी को उसके किए पर दुख हो तो उसे सहारा देने से तांजीरो कभी पीछे नहीं हटेगा। डीमंस भी कभी इंसान थे जो अपने मार्ग से भटक गए थे। तभी गियू को नेजुको दिखाई देती है और उसे अब याद आता है कि तांजीरो और नेजुको कौन है और वो इनसे पहले भी मिल चुका है। गियू कुछ कहता इससे पहले उसे तितलियां महसूस हो जाती हैं और उसी वक्त शिनोबू वहां आकर नेजुको को मारने की कोशिश करती है। गियू उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर शिनोबू शॉक्ड हो जाती है। वो गियू से पूछती है, तुम एक डीमन को क्यों बचा रहे हो? तुमने तो कहा था कि हम कभी डीमंस के दोस्त नहीं बन सकते हैं, शायद इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। पहाड़ के दूसरी तरफ शिनोबू के सभी वर्कर्स जहर से घायल हुए लोगों को इंजेक्शंस लगाकर ठीक कर रहे होते हैं। दो वर्कर्स आपस में बातें करते हैं। शिनोबू ने ये इंजेक्शंस खुद बनाए हैं और वो यहाँ की हालत देखकर ही समझ गई थी कि इस जहर का इलाज कैसे होगा। फिर वो जेनित्सु की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि आखिरकार उस स्पाइडर डीमन को जेनित्सु ने ही तो मारा होता है और वो अभी तक जिंदा भी है। यहाँ शिनोबू गियू को नेजुको के सामने से हट जाने को कहती है, जिस पर गियू काफी सीरियस जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। वो फिर तांजीरो को बताती है, जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो एक डीमन है, मगर तांजीरो उसे बताता है कि ये डीमन उसकी बहन नेजुको है। ये सुनकर शिनोबू को बुरा लगता है और वो कहती है कि अरे बेचारा, चलो मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। गियू इस पर तांजीरो से नेजुको को लेकर वहाँ से भाग जाने को कहता है और तांजीरो बिल्कुल वैसा ही करता है। शिनोबू इस पर हंसते हुए गियू से कहती है अरे तुमने तो डीमन की जान बचाकर डीमन कॉप्स का रूल तोड़ दिया। वहीं तांजीरो नेजुको को उठाकर भागता रहता है। वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं भागता रहूंगा। नेजुको भी तब तक नींद से जाग जाती है। तांजीरो सोचता है कि शायद अब मुझे डीमन स्लेयर कॉप्स से निकाला जा सकता है, क्योंकि नेजुको भले ही उसकी बहन है, मगर एक डीमन स्लेयर किसी डीमन के साथ नहीं घूम सकता है और कुछ ही देर में उसके पीछे कोई आने लग जाता है। शिनोबू भी गियू से लड़ना नहीं चाहती है, तो वो गियू के ऊपर से उड़कर तांजीरो के पीछे निकल जाती है और गियू भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ तांजीरो की पीठ पर अचानक ही एक लड़की आकर लात मार देती है, जिससे तांजीरो और नेजुको गिर जाते हैं। तांजीरो देखता है कि ये लड़की एक डीमन स्लेयर है। वो लड़की नेजुको को मारने ही वाली होती है कि तभी तांजीरो उसे पकड़कर पीछे खींच देता है। तांजीरो फिर नेजुको को वहां से भाग जाने को कहता है और नेजुको भागने लग जाती है। डीमन स्लेयर फिर तांजीरो के सिर पर जोर से लात मार देती है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है और डीमन स्लेयर भी अब नेजुको का पीछा करना शुरू कर देती है। वो एक बार नेजुको पर तलवार घुमाती है, जिससे नेजुको अपनी बॉडी छोटी करके एक बच्ची बन जाती है। डीमन स्लेयर ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि इस डीमन ने अपना साइज छोटा कैसे कर लिया। वो बार बार नेजुको पर तलवार घुमाती रहती है, मगर छोटा होने की वजह से नेजुको बार बार जंप करती रहती है और अटैक से बच जाती है। डीमन स्लेयर सोचती है कि ये डीमन बिना कुछ किए बस भागती जा रही है, ऐसा क्यों? पर फिर उसे याद आता है कि उसे सिर्फ अपने दिए गए ऑर्डर्स पूरे करने हैं, जो कि डीमंस को मारना है। वहीं शिनोबू और गियू की लड़ाई में गियू शिनोबू को गर्दन से पकड़ लेता है। शिनोबू कहती है कि हमारा काम डीमंस को मारना है, तो गियू तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? और वो गियू से उसकी वजह पूछती है। इस पर गियू बताता है कि ये बात 2 साल पहले की है। शिनोबू इतने में उसे बीच में रोक देती है और बोलने लगती है कि क्या तुम अब एक पुरानी लंबी और बोरिंग कहानी सुनाने वाले हो? जिससे गियू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शिनोबू ने ही उससे उसकी स्टोरी बताने को कहा था। शिनोबू अपने पैर में लगा एक चाकू फिर गियू पर वार करने के लिए निकाल लेती है और गियू भी अपनी तलवार उठा लेता है। पर अचानक वहाँ उनके कासुगाई क्रो आने लगते हैं और पूरे पहाड़ में अनाउंस करते हैं, तांजीरो और डीमन नेजुको को जिंदा पकड़कर हेडक्वार्टर्स में लाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। वो डीमन स्लेयर जो नेजुको का पीछा कर रही होती है, उसे भी ये बात पता लग जाती है और वो रुक कर पूछती है, क्या तुम ही नेजुको हो? और नेजुको हाँ कर देती है। तांजीरो बेहोश होने की वजह से कुछ सुन नहीं पाता है, जिससे शिनोबू के वर्कर्स उसे उठाकर हेडक्वार्टर्स ले आते हैं। वहीं कुछ वर्कर्स को एक पेड़ पर इनोसुके भी लटका हुआ दिखाई देता है। पहले तो वो डर जाते हैं कि कहीं ये कोई डीमन तो नहीं। ये सोचते हुए एक वर्कर एक लकड़ी लेता है और इनोसुके के मास्क पर लगाने लगता है। उन्हें फिर उससे पता चलता है कि ये बस एक मास्क है और इसके पीछे एक इंसान है।
तो वो दोनों इनोसुके को भी उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि इनोसुके बेहोश है, लेकिन असलियत में इनोसुके अब हिम्मत हार चुका होता है। वो सोचता है कि वो यहाँ पर एक भी डीमन खुद से नहीं मार पाया है और उस डीमन स्लेयर से भी वो हार गया है, तो शायद वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो सोचता है। पहाड़ के एक तरफ जेनित्सु होता है जो अब होश में आ चुका है। वो देखता है कि उसे पूरी तरह पट्टियों से बांधकर एक पेड़ के पास बैठा दिया गया है। अपने सामने फिर वो डीमन स्लेयर दिखती है, जिससे जेनित्सु को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो हमारे साथ फाइनल सिलेक्शन में पास हुई थी। दोस्तों, इसका नाम कनाओ है और वो लड़की वहाँ घायल हुए डीमन स्लेयर्स को बाहर निकलवा रही होती है। जेनित्सु फिर उन लोगों को देखता है जो वहाँ काम कर रहे होते हैं। याद आया, इन लोगों को ककुशी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो डीमंस और डीमन स्लेयर्स की लड़ाई खत्म होने के बाद उस जगह को साफ करते हैं, और ये तलवारबाजी में इतने माहिर नहीं होते हैं। इतने में सुबह हो जाती है और सभी लोग सूरज की किरणों को देखने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अब सब पहाड़ के नीचे आ चुके होते हैं। बेहोश तांजीरो को किसी की आवाज आती है जो उसे जागने के लिए कह रही होती है। अचानक फिर तांजीरो घबरा कर उठ जाता है और नेजुको को ढूंढने लगता है, मगर वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और उसे पता चलता है कि ये सभी लोग हशीराज हैं। और दोस्तों, इस एपिसोड के साथ ही माउंट नाटगुमो आर्क खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में एक नया आर्क शुरू होगा और हम जानेंगे कि ये हशीरा तांजीरो और नेजुको के साथ क्या करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।